हमने देखा कि लगभग 50 मीटर ऊंचा एक विशाल बंदर, जिसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं, पहाड़ की ढलान से छलांग लगाकर बाहर आया। लगता था कि लड़ाई के तेज शोर से वह जाग गया था और अब सीधे उनकी तरफ दौड़ रहा था। यह देखकर अधिकारी का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसने कहा, ओ नहीं, ये गुस्सैल काला बंदर है। ये लेवल 34 तक कैसे पहुंच गया? एक म्यूटेंट बीस्ट के लिए हर 10 लेवल का अंतर असल में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। इतनी ताकत के साथ वह जायंट पाइथन को भी कुछ ही वार में मार सकता था। यांग श्याओ ने भी सिर हिलाया। वह भी ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा था। पूरी मानव जाति में बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी बड़ी ताकत के अंतर को पार कर सके। उसका हाथ पहले ही वॉकी टॉकी पर था। अगर स्थिति बिगड़ती तो वह तुरंत 4 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को मदद के लिए भेज देता। लेकिन मुझे अपना लूट का सामान वापस लेने का भी समय नहीं मिला था कि तभी एक विशाल काली छाया खूंखार और खून की प्यास से भरे चेहरे के साथ आसमान से सीधे मेरी तरफ झपटी। उस गुस्सैल काले बंदर की हथेलियां अचानक विशाल मुक्कों में बदल गईं और वे सीधे मुंह पर गिर पड़ीं। लेकिन मुझे जरा भी डर नहीं लगा। मैंने तुरंत अपनी ब्लेड निकाली और वार कर दिया। मेरा वार उसकी बेहद कठोर खोपड़ी जैसे कवच पर बिल्कुल सही जगह पर लगा और टकराते ही चारों ओर जोरदार झटका फैल गया। लेकिन मुझे कोई चोट नहीं लगी क्योंकि सारा नुकसान सिल्वर डिस्क ने रोक लिया था। गुस्सैल काला बंदर फिर से जोर से गरजा और अचानक उसका शरीर और भी बड़ा होने लगा। कुछ ही सेकंड में वह 70 मीटर ऊंचा हो गया। फिर जैसे किसी मक्खी को कुचलने जा रहा हो, उसने अपनी हथेली मुंह पर दे मारी। लेकिन उसी पल मैं उसकी सिर के ऊपर प्रकट हो गया और मेरी ब्लेड जोर से नीचे गिरी। यह क्लोज रेंज स्किल का इस्तेमाल था। यह स्किल असल में बचने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब मैं इसका इस्तेमाल अपनी जगह बदलने के लिए कर रहा था। एक भयानक वार जो तेज चमक की तरह दमक रहा था। मेरी ब्लेड ने उसकी खोपड़ी के पीछे को एक पल में काट दिया, लेकिन फिर भी केवल आधा मीटर गहरा घाव ही बना। दर्द से चीखते हुए गुस्सैल काला बंदर ने अपना विशाल शरीर घुमाया और अपनी हथेलियों से पागलों की तरह वार करने लगा। लेकिन मैं उसके हर हमले से बच गया। फिर मैं उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और मेरी ब्लेड बार बार उसी जगह पर वार करने लगी। तुरंत गुस्सैल काला बंदर ने अपना पैर उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। धरती जोर से कांप उठी और चारों ओर धूल का बड़ा बादल फैल गया। लेकिन तब तक मैं 10 मीटर दूर फिर से प्रकट हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि 13 टन वजन और मेरी तेज ब्लेड भी उसे गंभीर चोट नहीं पहुंचा पा रही थी। मैं अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। ये सोचते ही मैंने समय बर्बाद नहीं किया। अगले ही पल मेरे हाथ में एक अजीब सी स्पिरिचुअल सोर्ड प्रकट हुई जो असली और भ्रम के बीच मौजूद लग रही थी। उसकी ब्लेड पर अनगिनत रहस्यमयी सफेद निशान बने हुए थे जिन्हें समझ पाना नामुमकिन था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एक झटके में खाली हो रही है और मेरा सिर भारी होने लगा। मैंने मन ही मन कहा, यह तुम्हारी पहली बार है। मुझे अपनी ताकत दिखाओ। धीरे धीरे मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसी पल गुस्सैल काला बंदर के सारे बाल खड़े हो गए। उसे अचानक एक भयानक खतरे का एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे खत्म करने आ रही हो। उसने सोचा कि यह जरूर उस छोटी सी चींटी की चाल है, इसलिए वह तुरंत आगे छलांग लगाकर मुझ पर हमला करने आया ताकि जल्दी खत्म कर सके। लेकिन मेरा हाथ पहले ही नीचे गिर चुका था। मेरी स्पिरिचुअल सोट बिजली की तरह उसके शरीर के आर पार हो गई। बिना किसी चेतावनी के उसका विशाल शरीर जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। सामने से आई तेज हवा ने चारों ओर फैली धूल को उड़ा दिया। उसका शरीर अभी भी जीवित था, लेकिन उसकी आत्मा पहले ही नष्ट हो चुकी थी। मैंने उसे एक ही वार में मार दिया था। मैं अपनी स्पिरिचुअल सोड वापस खींच ली। सौभाग्य से गुस्सैल काला बंदर की भयानक ताकत और उससे निकलने वाली शक्ति ने बाकी म्यूटेंट बीस्ट्स को दूर ही रखा था, इसलिए यह लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई। दूर आसमान में मौजूद आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स ने यह दृश्य देखा और धीरे धीरे मुड़कर वापस चले गए। कमांड पोस्ट में पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। सब लोग स्क्रीन को घूर रहे थे, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। यांग श्याओ ने कुछ देर सोचा और तुरंत समझ गया कि यह शायद किसी मेंटल अटैक स्किल का असर है। ऐसी स्किल्स बेहद दुर्लभ होती हैं, लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा चौंका रही थी
वह थी मेरी डरावनी कॉम्बैट पावर। मैं बिना एक खरोंच खाए 18 लेवल्स के अंतर को पार करके गुस्सैल काला बंदर का सामना कर सकता था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि यह कोई अचानक फूटने वाली ताकत नहीं लग रही थी, बल्कि मेरी सामान्य ताकत थी। यही चीज सबसे ज्यादा खतरनाक थी। आमतौर पर जो लोग पूरे एक रैंक का अंतर पार करके दुश्मनों को हराते हैं, वे ऐसा केवल किसी अस्थाई पावर बर्स्ट या अंतिम अटैक के सहारे कर पाते हैं। वह उनकी स्थायी शक्ति नहीं होती। भले ही दोनों तरीके ताकत का अंतर भर सकते हैं, लेकिन असली फर्क बहुत बड़ा होता है। अगर मैं लगातार इस स्तर की ताकत बनाए रख सकता हूं और अपने से 2 रैंक्स ऊपर के दुश्मनों को भी हरा सकता हूं, तो मैं भविष्य में दुश्मन जातियों के लिए फ्रंटलाइन पर एक भयानक खतरा बन जाऊंगा। यह सोचते ही यांग श्याओ का दिल तेजी से धड़कने लगा। बेहद खुश होकर यांग श्याओ कमांड पोस्ट से तेजी से बाहर निकला। वह एक छोटी और गुप्त कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और कई तरह की सुरक्षा एक्टिवेट कर दी। फिर उसने सावधानी से एक कम्युनिकेटर निकाला और बोला, जैग, हमारी मिलिट्री बेस ने एक असली मॉन्स्टर खोज लिया है। वह बहुत ज्यादा ताकतवर है और मैं गंभीर रूप से घायल हूं। मुझे डर है कि मैं उसे सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा। लगभग आधे घंटे बाद कम्युनिकेटर से एक आवाज आई, बताओ, वह कितना ताकतवर है? यांग शाओ ने थोड़ा सोचा और कहा, अगर तुम और मैं दोनों मिलकर भी उससे लड़ें तो वह हमें जमीन में गाड़ देगा। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर दूसरी तरफ से आवाज आई, अविश्वसनीय। अगर ऐसा है तो शायद पूरी मानव जाति भी उसे सुरक्षित नहीं रख पाएगी। आखिर में किसी दुश्मन क्लैन द्वारा उसकी हत्या कर दी जाएगी। यांग श्याओ थोड़ा निराश हुआ, लेकिन फिर बोला, वह मुझे एक हाथ से कुचल सकता है, लेकिन अगर बात तुम्हारी हो जैगने, तो कहानी अलग होगी। ये सुनते ही दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, ठीक है, मैं अभी बाकी किंग्स से इस बारे में चर्चा करता हूं। इसी दौरान ल्यूक्सियन उस विशाल हाई हुआन के शव को देख रहा था और उत्साहित होकर बोला, कमाल है, तुम्हें उसे हराने के लिए हिंग की भी जरूरत नहीं पड़ी। एक म्यूटेंट बीस्ट लेवल 34। तुम सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर एक साधारण सी सोच के साथ मैंने शिमिंग, जो लगभग 40 मीटर ऊंचा था, को बुला लिया और उसे आदेश दिया कि वह दोनों म्यूटेंट बीस्ट्स के शवों को खा जाए। तुरंत मेरी एवोल्यूशन मीटर 0.2 पॉइंट्स बढ़ गई, लेकिन अभी भी 1200 पॉइंट्स तक पहुंचना बहुत दूर था। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने पहले मारे गए म्यूटेंट बीस्ट से निकाले हुए लाइफ क्रिस्टल्स निकाले और उन्हें ब्लैक फ्लेम्स में फेंक दिया। हर क्रिस्टल ने मुझे कम से कम 1 पॉइंट दिया। यह देखकर मेरी आंखें चमक उठीं। इसका मतलब मुझे आखिरकार अपनी एवोल्यूशन मीटर को तेजी से बढ़ाने का तरीका मिल गया था। इसके बाद मैं अपने दोनों साथियों के साथ और भी गहराई में आगे बढ़ता चला गया। करीब आधे घंटे बाद अचानक 30 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा एक विशाल बाघ, जिसके लंबे दांत बाहर निकले हुए थे, हमारी तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन वह हम तक पहुंच भी नहीं पाया था कि हिम्मिक की डरावनी मौजूदगी ने उसे वहीं जड़ कर दिया। उसी पल जमीन जोर से फट पड़ी और हिमिक पलक झपकते ही उस विशाल बाघ के सामने प्रकट हो गया और उसने अपनी हथेली पूरी ताकत से उस पर दे मारी। उस भयानक ताकत के झटके से विशाल बाघ हवा में उछल गया और इतनी जोर से जाकर गिरा कि कई बड़े पेड़ टूटकर बिखर गए। उसके चेहरे पर 4 भयानक घाव खुल गए और उनमें से खून की धार बहने लगी। लेकिन वह उस भयंकर दर्द से संभल भी नहीं पाया था कि हशिमिंग फिर से उसके सामने खड़ा था। बाघ के मन में भागने का ख्याल आया, लेकिन उसकी रफ्तार हिमिक के सामने बहुत धीमी थी। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही वह विशाल बाघ पूरी तरह काली आग में जलकर खत्म हो गया। यह बेहद डरावना दृश्य देखकर कमांड पोस्ट में बैठे लोग भी सिहर उठे। स्क्रीन के पार से भी उसकी सीधी खड़ी आंखें देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए और उन्हें लगा जैसे मौत किसी भी पल उन पर टूट सकती है। यांग श्याओ के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई और उसे साफ महसूस हुआ कि नई ताकत की लहर पुरानी ताकत को बहा कर ले जा रही है। इसके बाद हम तीनों और वह विशाल जानवर पहाड़ के अंदर और आगे बढ़ते गए। करीब 1 घंटे बाद हम ऐसे इलाके में पहुंचे जहां चारों तरफ लेवल 30 या उससे ऊपर की म्यूटेंट बीस्ट्स भरी हुई थीं, लेकिन हाइमिंग की डरावनी मौजूदगी के कारण उनमें से कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी अचानक 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा एक विशाल मगरमच्छ, जिसके शरीर पर खून जैसे लाल रंग की परतें थीं,
उसने अपनी लाल सीधी आंखें खोल दी और एक भयानक ताकत छोड़ते हुए उन घुसपैठियों को चेतावनी दी जो उसके इलाके में घुसने की हिम्मत कर रहे थे। उसी समय हेमिंग ने भी उसे देख लिया और उसके शरीर से उससे भी ज्यादा खतरनाक विनाशकारी ताकत निकलने लगी, जो उस विशाल मगरमच्छ से भी ज्यादा डरावनी थी। अगले ही पल उसका शरीर तेजी से बढ़ने लगा और वह लगभग 300 मीटर लंबा हो गया। उस अदृश्य ताकत के दबाव को महसूस करके विशाल मगरमच्छ गुस्से से पागल हो गया और उसके हर कदम से जमीन कांपने लगी। हिमिक के शरीर से काली आग के पंजे निकलने लगे जो अंधेरी लकीरों की तरह फैल रहे थे, जबकि उसकी त्वचा और फर पर धीरे धीरे सुनहरी चमक उठने लगी जो उसकी अडिग दृढ़ता को दिखा रही थी। विशाल मगरमच्छ ने अपना विशाल मुंह खोला और तेज दांतों की कतार दिखाते हुए हमला किया, लेकिन वह उस सुनहरी रोशनी को काट ही नहीं पाया। एमिंग ने उसे ठंडी नजरों से देखा, फिर अपना पंजा उठाकर पूरी ताकत से वार किया। एक ही पल में उसके शरीर की अनगिनत लाल परतें उखड़ गईं और मांस और खून मिलकर एक गंदा ढेर बन गया। उसी समय मगरमच्छ गुस्से से दहाड़ा और अपनी लंबी भारी पूंछ घुमाकर हमला किया। उसकी पूंछ के चारों तरफ खून जैसी लाल चमक घूम रही थी और उसमें भयानक ताकत थी। जब उसने हवा को चीरते हुए एमिंग की तरफ वार किया तो जमीन पर 4 लंबी दरारें पड़ गईं। एमिंग मुश्किल से खुद को रोक पाया, लेकिन मगरमच्छ ने तुरंत अगला हमला किया और अपने अगले पंजों से एमिंग को पकड़कर पीछे मौजूद झील में घसीट लिया। उसी क्षण पानी का एक विशाल फव्वारा आसमान की तरफ उछल पड़ा। झील के अंदर दोनों विशाल जानवर पागलों की तरह लड़ने लगे और पानी पूरी तरह मटमैला हो गया। एमिंग के शरीर पर लिपटी काली आग जरा भी कम नहीं हुई, बल्कि आसपास का पानी और ज्यादा गर्म होता जा रहा था। जमीन का फायदा होने के बावजूद विशाल मगरमच्छ पूरी तरह दब गया था। उसने अपनी ताकत वाली स्किल का इस्तेमाल किया और लाल चमक को घुमाते हुए हमला किया, लेकिन एमिंग को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। सिर्फ कुछ ही मिनटों में उस विशाल झील का पानी लगभग आधा कम हो गया। अचानक पानी की सतह जोर से फट पड़ी और उसमें से करीब 300 मीटर का एक विशाल काला भेड़िया बाहर कूद कर आया। उसका विशाल आकार इतना डरावना था कि जो भी उसे देखता उसका दिल कांप उठता। उसके चारों तरफ फैली डरावनी ताकत ने माहौल को और भी भारी बना दिया। भले ही इमिंग ने हमला नहीं किया, लेकिन लुओक्सियन और लोनिंग के दिल में भी डर बैठ गया, और यही हाल कमांड पोस्ट में स्क्रीन देख रहे लोगों का भी था। जहां तक उस मगरमच्छ की बात है, उसे आखिरी टुकड़े तक खा लिया गया था। तभी च्याओ की आवाज उसके कंगन से सुनाई दी। मिशन पूरी तरह पूरा हो चुका है। अब आप लोग मिलिट्री बेस के रैली पॉइंट पर वापस जाकर इसे कंफर्म कर सकते हैं। जब हम तीनों वापस बेस पहुंचे तो रात के 1 बजे चुके थे। मैं सीधे रैली पॉइंट पर गया और वहां मौजूद एक महिला सैनिक से मिशन कंफर्म करवाने लगा। वह हैरान होकर बोली, क्या सच में आपने यह मिशन पूरा कर लिया? मैंने सिर हिलाया और च्याओ की रिकॉर्डिंग उसे दिखा दी। थोड़ी देर बाद वह संभली और बोली, कुल 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। आप लोग टीम में थे, इन्हें कैसे बांटना चाहते हैं? मैंने सैनिक के बताए अनुपात के अनुसार सारे पॉइंट्स बाकी 2 लोगों को दे दिए और फिर लूक्शियन और लुओनिंग की तरफ देखा। अभी मेरे साथ रहना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं था और इससे उनकी ट्रेनिंग भी सही से नहीं हो पाएगी, इसलिए लगता था कि अब उन्हें किसी और बेहतर टीम में भेजने का समय आ गया है। थोड़ी देर बाद मेरे जाने के बाद रैली पॉइंट की स्क्रीन पर एक बड़ा संदेश दिखाई दिया। इन्वोकेटर लेवल 16, कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स 100, रैंक 1245। यह सिर्फ इस बेस में ही नहीं बल्कि दूसरी बेसिस में भी उसी समय दिखाई दिया, जहां कई अकादमिस के छात्र मौजूद थे। यह देखकर वहां मौजूद कई छात्र हैरान रह गए। कोई बोला, ये कौन है? एक ही बार में 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिल गए। उसने कम से कम 2 थर्ड रैंक मिशंस तो जरूर पूरे किए होंगे। दूसरा बोला, मैं भी फर्स्ट ईयर का छात्र हूं और मेरे पॉइंट्स अभी 2 अंकों तक भी मुश्किल से पहुंचे हैं। कोई और बोला, हम सब का यही हाल है, मैं तो सिर्फ फर्स्ट रैंक मिशंस करने की हिम्मत करता हूं। ये म्यूटेंट बीस्ट्स बहुत खतरनाक हैं। लेवल ज्यादा होने के बाद भी वे हमें हरा देती हैं। इस समय ज्यादातर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्रों के पास भी सिर्फ कुछ दर्जन पॉइंट्स ही थे और फर्स्ट ईयर में तो 10 पॉइंट्स पार करने वाले भी बहुत कम थे। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वह सिर्फ लेवल 16 का था। एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होकर उसने 2 स्तर ऊपर की लेवल 30 से ज्यादा म्यूटेंट बीस्ट्स को मार दिया था।
इसी दौरान लुओक्सियांग बेस के अंदर फेंगी कुछ लोगों के साथ बाहर मौजूद लेवल 60 जायंट बीस्ट को मारने की योजना पर चर्चा कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर रैंकिंग पर दिखे एक नाम पर पड़ी और वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने हैरानी से कहा, यह कैसे संभव है? फेंगी की आवाज सुनकर बाकी इंस्ट्रक्टर्स भी उसकी तरफ देखने लगे और उनमें से एक ने पूछा, ओल्ड फेंग, क्या तुम इस छात्र को जानते हो? पहले ही दिन बिना किसी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के रहने वाला एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। क्या यह थोड़ा बड़ा चढ़ाकर नहीं है? फेंगी ने सिर हिलाया और कहा, यही वह अफसोस है जिसके बारे में मैंने भर्ती के समय तुम्हें बताया था। उस समय जीएफ ने सच में बहुत जोर लगाया था, वरना शायद आज वह बेनोन में हमारा ही छात्र होता। यह सुनकर बाकी इंस्ट्रक्टर्स समझ गए। ओह, तो ये वही विंटर प्रमोशन का टॉपर है। लेकिन किसी ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, वह जरूर किसी पुराने और ज्यादा ताकतवर छात्र के साथ टीम में होगा, वरना अकेले किसी के लिए एक ही बार में 100 पॉइंट्स लेना नामुमकिन है। यह अच्छा है, लेकिन ऐसी आदत को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इस क्लीनिंग ऑपरेशन का मकसद सिर्फ म्यूटेंट बीस्ट्स की बगावत रोकना नहीं है, बल्कि छात्रों को मजबूत बनाना भी है। अभी हालात गंभीर हैं, हमारी ताकत बढ़ाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। सिर्फ रैंकिंग में ऊपर चढ़ने के लिए भागना किसी काम का नहीं। इंस्ट्रक्टर्स सिर हिलाते रहे और फेंगी ने भी लंबी सांस भरी। शुरू में उसे मुझसे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन अब वह थोड़ा निराश हो गया था। तभी उसने थोड़ी दूर खड़े काले कपड़ों वाले युवक की तरफ देखा और मुस्कुराया। च्याओयनशु, मिशन पूरा हो गया? अपना नाम सुनकर च्याओयनशु आगे आया और बोला, हाँ इंस्ट्रक्टर फेंग, मैंने लेवल 27 की 2 म्यूटेंट बीस्ट्स मार दी। मैं इससे भी पहले लौट सकता था, लेकिन रास्ते में मुझे लेवल 33 का भारी कवच वाला दैत्य मिल गया। उसे मारने में काफी मेहनत लगी। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, जैसे यह कोई बड़ी बात ही न हो। फेंगी का मुंह हल्का सा खींच गया। वह सच में प्रभावित था। कमाल है, तुम लेवल 17 होकर लेवल 33 की बीस्ट मार सकते हो। तुम्हारी प्रमोशन सच में प्रतिभाओं से भरी है। चियाओ यानशु के होंठ का कोना ऊपर उठ गया और उसके चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास दिख रहा था। चिंता मत कीजिए इंस्ट्रक्टर, यह सच में प्रतिभाओं का दौर है और मैं अजेय हूं। मैं अपने सभी विरोधियों को हराकर मानव जाति के सिंहासन पर बैठूंगा। चाओ यानशु ने इधर उधर नजर डाली और देखा कि इंस्ट्रक्टर्स चुपचाप अपना चेहरा ढक रहे थे। तभी उसकी नजर बड़े स्क्रीन पर दिख रहे नाम पर पड़ी और उसका चेहरा अचानक जम गया। उसके दिमाग में यह बात बिल्कुल असंभव लग रही थी। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। कोई मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? अगर कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स गिने तो मैंने जो मध्यम कवच वाला छिपकली जैसा दैत्य मारा है, उसे जोड़कर भी मैं उस स्कोर तक नहीं पहुंचता। चियाओ यानशु को इस तरह उलझन में देखकर फेंकी ने थोड़ा असहाय होकर कहा, हमने अभी इस पर बात की थी। शायद उसने किसी पुराने छात्र के साथ मिलकर मिशन पूरा किया होगा। इसकी ज्यादा चिंता मत करो। यह सुनकर चाओ यानशु ने राहत की सांस ली, लेकिन जो गर्व उसे दूसरी प्रमोशन का मिशन पूरा करने के बाद हुआ था, वह पूरी तरह गायब हो गया था। उसने जल्दी से फेंक को अलविदा कहा और दृढ़ कदमों से अंधेरे में डूबी पर्वत श्रृंखला की तरफ चल पड़ा। उसी समय मैं वापस डॉर्मेट्री लौटा और अपने रूममेट्स के साथ बारबेक्यू खाया। मैंने लुओक्शियन और लोनिंग को उनके हवाले किया ताकि वे उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लें। रात 9 बजे मैं मिशन हॉल गया और 4th प्रमोशन की जरूरत वाली 2 कठिन मिशंस चुन ली। जैसे ही मैं पर्वत श्रृंखला के अंदर दाखिल हुआ, एक ऑफिसर ने तुरंत यंग शाओ को संदेश भेजा। उसने 4th प्रमोशन की कठिन मिशंस ले ली हैं। यह सुनते ही यंग शाओ का सांस अटक गया। एक प्रमोशन पार करना उसके लिए काफी नहीं था। यह लड़का तो एक ही बार में 3 प्रमोशंस पार करना चाहता है। 4th ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है लेवल 40 और उससे ऊपर की म्यूटेंट बीस्ट्स। ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है। अगर एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी अपनी सारी गोलियां खाली कर दे, तब भी वह लेवल 40 की बीस्ट की चमड़ी तक नहीं छील पाएगा। एकेडमी के इंस्ट्रक्टर्स ने चेतावनी दी, उनमें से किसी इंस्ट्रक्टर को उसके पीछे भेजो, मुझे डर है कि चेनलेन के साथ कुछ हो सकता है। ऑफिसर ने तुरंत आदेश का पालन किया और यह जानकारी स्मार्ट ब्रेसलेट्स के जरिए बेस पर मौजूद इंस्ट्रक्टर्स तक पहुंचा दी गई। इनके 3 इंस्ट्रक्टर्स ने संदेश मिलते ही आपस में चर्चा की और आखिर में उन्होंने जामू को भेजने का फैसला किया ताकि अगर शेनलिन अपना डिस्ट्रेस सिग्नल एक्टिवेट करे तो तुरंत मदद पहुंच सके। उसी समय अनगिनत विशाल पेड़ों और बेलों के बीच एक विशाल काला भेड़िया तेज गति से दौड़ रहा था।
सिर्फ 1 घंटे के अंदर वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। लेवल 44 का एक विशाल 3 हेडेड स्नेक। वह फुफकार कर चेतावनी दे रहा था। मैंने चुपचाप अपना हाथ उठाया और एक पारदर्शी रहस्यमयी सोर्ड जो 1 मीटर से भी लंबी थी मेरे हाथ में प्रकट हो गई। जैसे ही मैंने धीरे धीरे हाथ उठाकर वार करने की तैयारी की, 3 हेडेड स्नेक अचानक डर से कांप उठा, जैसे उसे मौत की आहट महसूस हो गई हो। अगले ही पल उसकी बाईं तरफ वाली सिर दर्द से चीख उठा और ढीला होकर चट्टान पर गिर गया। बाकी 2 सिर उसे जोर जोर से धक्का देने लगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा तो वे घबरा गए। उसी समय मैंने एमिंग को हमला करने का आदेश दिया। मेरे आदेश पर एमिंग ने जोरदार दहाड़ लगाई। उसका शरीर तेजी से बढ़कर लगभग 300 मीटर का हो गया और उसके पूरे शरीर से काली आग निकलने लगी। इस भयानक ताकत को महसूस करते ही 3 हेडेड स्नेक ने अचानक अपना मुंह खोला और जहरीला बैंगनी जहर उगल दिया। एमिंग सीधे उसकी तरफ झपटा और अपने दांत खोलकर बीच वाले सिर को काट लिया। फिर उसे जमीन पर गिराकर लौटते हुए दूसरे सिर पर टूट पड़ा। अपने साथी को इस तरह बुरी तरह फटते देख तीसरा सिर भी पागलों की तरह दहाड़ा और पूरी ताकत से काटने लगा। एक सुनहरी चमक हेमिक के शरीर में घुस गई और जहर उसके खून के जरिए पूरे शरीर में फैल गया, लेकिन उसकी मजबूत बन चुकी देह ने उस जहर का असर सह लिया। काली रोशनी उसके चारों तरफ फैल गई और उसने एक ही झटके में उस सिर को झटक कर अलग कर दिया जो उसे काट रहा था। उसी पल मैंने सेलेस्टियल सोर्ड निकाल ली। मेरी परछाई बिजली की तरह गायब हुई और अगले ही पल मैं 3 हेडेड स्नेक के सामने प्रकट हो गया। सेलेस्टियल स्वॉर्ड सीधे उसकी आंख में घुस गई। दर्द से वह भयानक चीख पड़ा। उसी समय काली आग से ढका एक विशाल पंजा उस पर गिरा और उसे जमीन पर जोर से दबा दिया, लेकिन उसकी 30 मीटर मोटी पूंछ अचानक उठी और हवा को चीरती हुई मेरी तरफ आई। मैंने तुरंत अपनी तलवार उठाकर उसे रोका, लेकिन मेरा शरीर मिसाइल की तरह दूर जमीन पर जा गिरा। यह देखकर एमिंग भयंकर गुस्से में आ गया। उसकी काली रोशनी से ढकी पंजों ने हवा को फाड़ दिया और वह पूरी ताकत से सांप पर टूट पड़ा। अब उस सांप का शरीर कागज की तरह कमजोर हो चुका था। कई मीटर गहरे घावों से चीर दिए जाने के बाद एमिंग तुरंत पलटा और उसने दूसरी सिर की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। उसने पूरी ताकत से खींचा, मानो उसका सिर ही उखाड़ लेना चाहता हो। कई 100 मीटर लंबे ये दोनों विशाल जानवर एक दूसरे से कसकर भिड़ गए। उनके पैरों के नीचे जमीन फट रही थी और विशाल पेड़ एक एक करके गिरते जा रहे थे। मैं धूल के बादल के बीच से बिना किसी चोट के उठ खड़ा हुआ। वाई आई की रक्षा सच में हमेशा की तरह भरोसेमंद थी। उन दोनों विशाल जानवरों को बढ़ती पागलपन के साथ लड़ते देखकर मैं पास की एक चट्टान पर बैठ गया। अब बस इंतजार करना था कि एमिंग धीरे धीरे उसे खत्म कर दे। उसी समय थोड़ी दूरी पर सफेद कॉम्बैट आर्मर पहने एक महिला चुपचाप आगे बढ़ रही थी, लेकिन मैंने तुरंत अपना सेबर पकड़ लिया और तलवार की चांदी जैसी चमक बिजली की तरह निकल पड़ी। फिर भी मैं जल्दी ही हैरान हो गया। यह देखकर जीन वू ने सिर हिलाया और थोड़ा आश्चर्य से मुझे देखा। मेरी युद्ध तलवार से जो भारी ताकत टकराई थी, उसे रोकने के लिए उसे भी थोड़ी ताकत लगानी पड़ी, जबकि वह लेवल 59 का योद्धा था। उसने पूछा, मास्टर, आप यहां क्या कर रहे हैं? इस सवाल पर जीन वू के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने चुपचाप अपना थोड़ा कांपता हुआ हाथ पीछे कर लिया और शांत आवाज में कहा, मैंने इधर बहुत शोर सुना, इसलिए देखने चला आया। ठीक उसी पल आसमान से 30 मीटर से भी लंबी एक पूंछ जोर से नीचे गिरी। धड़ाम, जमीन कांप उठी, धूल उड़ने लगी और एक भयानक गर्जना कई किलोमीटर दूर तक गूंज गई। एमिंग 3 सिर वाले सांप के शव पर खड़ा था और काली आग उस शव को लालच से खा रही थी, उसे ऊर्जा और एवोल्यूशन पॉइंट्स में बदल रही थी। उसका आकार 300 मीटर से भी ज्यादा था और वह किसी प्रलय जैसे भयानक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था। चीन वू यह दृश्य देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। इतनी दूरी से भी उस हिंसक ताकत की मौजूदगी जो हर जीवन को निगल लेना चाहती थी, उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ रही थी। उसी समय कमांड पोस्ट में जबरदस्त हलचल मच गई। उसने 3 बड़े स्तर पार कर लिए और 28 लेवल्स का अंतर भी पार कर लिया। उसने सच में कर दिखाया। किसी ने चिल्लाकर कहा, हे भगवान, उसकी लड़ने की ताकत इतनी डरावनी कैसे हो सकती है? मुझे तो लग रहा है वह उस महान प्रतिभा रान ट्रिपलेस से भी ज्यादा ताकतवर है।
यहां तक कि यांग श्याओ भी साफ तौर पर उत्साहित दिखाई दे रहा था। हवा में अनगिनत काली आग के सांप जैसे लपटें तैरती हुई ईमिंग के शरीर में समा गईं। उसका आकार तेजी से छोटा होने लगा और फिर वह मेरे पास आकर लेट गया और आराम करने लगा। जीनवू ने मुझसे पूछा कि सब ठीक है या नहीं। फिर वह चला गया। मैंने नक्शे पर रास्ता देखा, फिर एमिंग की पीठ पर चढ़ गया और हम आगे बढ़ गए। 3 सिर वाले सांप और उसके लाइफ क्रिस्टल को खाने के बाद एमिंग का आकार सीधे 1 मीटर बढ़ गया और उसे 10 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। इस रफ्तार से सिर्फ 4 या 5 दिनों में एमिंग फिर से इवॉल्व कर सकता है और उस एवोल्यूशन के बाद उसकी जीवन शक्ति हायर समन लेवल तक पहुंच जाएगी और उसकी प्रतिभा एक्सट्रीम रैंक तक बढ़ जाएगी। तब उसकी लड़ाई की ताकत बिना शक और भी ज्यादा डरावनी हो जाएगी। तभी दूर से जोरदार शोर सुनाई दिया। एक जोरदार गर्जना के साथ एक जंगली भैंसा अचानक सामने आ गया। उसका शरीर मोटी और कठोर परतों से ढका हुआ था और उसके दोनों सींग 30 मीटर से भी ज्यादा लंबे थे। उसके खुर जमीन पर पड़ते ही धरती पूरी तरह फट गई। यह मिशन का दूसरा लक्ष्य था, लेवल 45 हॉर्न्ड बफलो। ये देखते ही मैंने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत स्ट्रेंथ एनहांसमेंट स्पेल चला दिया। एमिंग जोर से दहाड़ा और उसका आकार तेजी से बढ़ने लगा। काली आग उसके शरीर से फूटने लगी जबकि एक सुनहरी रोशनी उससे निकल रही थी। एक ही पल में उसने अपनी पूरी ताकत खोल दी। उसी समय हॉर्न्ड बफेलो के दोनों तेज सींग पूरी ताकत से टकराए। एमिंग ने अपने आगे के दोनों पंजे उठाकर वार को रोका, लेकिन उस भयानक टक्कर की ताकत से वह तेज गति से पीछे की ओर फेंक दिया गया और जमीन पर एक लंबी खाई बनती चली गई। पलक झपकते ही दोनों विशाल जानवर कई किलोमीटर दूर जा चुके थे। आसमान में उड़ रहा ड्रोन भी उन्हें पकड़ने के लिए तेजी से उड़ने लगा। उसी समय कमांड पोस्ट में यांग शाओ ने तुरंत आदेश दिया, उनकी दिशा में जो भी कैडेट्स हैं उन्हें तुरंत दूर हटने को कहो। चनलिन की समन किसी पर ध्यान नहीं देगी। ये सुनते ही ऑफिसर तुरंत काम में लग गया। एमिंग ने अपने पंजे फैलाए और उन पर काली रोशनी चमकने लगी। एक जबरदस्त ताकत के साथ उसने हॉर्न्ड बफलो को पलट दिया। उसका विशाल शरीर धूल के बादल के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय 2 पुरुष और 3 महिलाओं की एक टीम पूरी ताकत से भाग रही थी। कुछ 100 मीटर दूर पहुंचने के बाद वे रुककर पीछे मुड़े और सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। तो इसलिए HQ ने हमें यहां से हटने का आदेश दिया था। अच्छा हुआ हम जल्दी भाग गए, नहीं तो मर जाते। तभी उनमें से एक बोला, रुको, इनमें से एक लेवल 45 है, लेकिन दूसरा सिर्फ लेवल 16 कैसे हो सकता है? दूसरा चिल्लाया, मुझे मत बताओ कि वह चीज लेवल 16 की है। पांचों लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। पास में तैनात एक महिला इंस्ट्रक्टर ने यह हलचल देखी और वह तुरंत हस्तक्षेप करने जा रही थी, लेकिन उसी समय जान वू बिना आवाज के उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, बीच में मत पड़िए, ये यंग अकेडमी के मेरे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की समन है। यह सुनते ही इंस्ट्रक्टर पूरी तरह चौंक गई। उसने अविश्वास से पूछा, पहला साल? आप मजाक तो नहीं कर रहे? उसकी प्रतिक्रिया देखकर जीन वू के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने शांत आवाज में कहा, नहीं, वह सच में इस प्रमोशन का असाधारण छात्र है। इंस्ट्रक्टर की आंखें हैरानी से फैल गईं। यह सिर्फ उत्कृष्टता नहीं है, यह तो एक असली मॉन्स्टर है, एक सच्चा प्रोडिजी। पहले साल में ही 4th अवेकनिंग। मैंने कभी ऐसी तरक्की के बारे में नहीं सुना। क्या यही फेडरेशन की सबसे बेहतरीन एकेडमीज का स्तर है? उसकी नजरें जटिल हो गईं। वह आपका छात्र है? यह सुनकर जीन वू का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया और उसने हल्की खांसी की। ऐसा कह सकते हैं, वह और JF बचपन के दोस्त हैं। उसका छात्र मेरा भी छात्र ही माना जा सकता है। यह सुनकर इंस्ट्रक्टर की आंखों में अचानक हल्की ईर्ष्या दिखाई दी। करीब आधे घंटे बाद एमिंग ने आखिरकार उस हॉर्न्ड बफलो को पूरी तरह खा लिया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन डायरेक्टर कहीं दिखाई नहीं दिया, इसलिए वह तुरंत वापस मुड़ गया। थोड़ी ही देर बाद उसने मुझे देखा। मैं 50 मीटर से भी बड़े एक विशाल मेंढक से पीछा छुड़ाते हुए भाग रहा था। यह देखते ही एमिंग अचानक भयानक गुस्से में आ गया। उसकी विशाल परछाई बिजली की तरह आगे बढ़ी और उसने एक भयानक पंजा मारा, जिससे लेवल 36 म्यूटेंट बीस्ट उसी पल मर गई। यह देखकर मैंने राहत की सांस ली। एक हीलिंग स्पेल इस्तेमाल करने और करीब आधे घंटे आराम करने के बाद मैं और वह जानवर फिर से निकल पड़े, लेवल 40 या उससे ऊपर की म्यूटेंट बीस्ट्स को ढूंढकर शिकार करने के लिए।
2 मिशन पूरे हो चुके थे। मैंने वापस कलेक्शन पॉइंट पर जाकर मिशन वैलिडेट कराने का फैसला नहीं किया, क्योंकि आने जाने में बहुत समय बर्बाद हो जाता। अगर इससे मुझे थोड़े कम कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे जरूरी चीज ये थी कि ईमिंग को जितनी जल्दी हो सके इवॉल्व कराया जाए और उसके बाद लेवल 20 तक पहुंचकर रीइंकारनेशन डंजन में प्रवेश किया जाए। जब से मुझे समझ आया है कि मानव जाति की स्थिति बहुत नाजुक है, तब से मेरे अंदर एक अजीब सा अर्जेंसी का एहसास बना हुआ है। रात के बीचों बीच पहाड़ों में गूंजती दहाड़ों ने पूरी घाटी को हिला दिया। हिन का शरीर एक डरावनी ताकत से घिरा हुआ था। उसके पैरों के पास लेवल 42 की कई म्यूटेंट बीस्ट्स की लाशें पड़ी थीं। काली आग उनके शवों को खा रही थी और लगातार ऊर्जा में बदलकर हिन के शरीर में समा रही थी। मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। मेरी मेंटल एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। मैं अब एक हीलिंग स्पेल भी बनाए नहीं रख पा रहा था। मेरा दिमाग बेहद कमजोर महसूस हो रहा था। मेरी सहन शक्ति भी लगभग खत्म हो चुकी थी। मेरा पूरा शरीर दर्द से भरा हुआ और सुन्न था। थोड़ी देर पहले मुझे अपने ही शरीर से एमिंग को एक दूसरी म्यूटेंट बीस्ट के हमले से बचाना पड़ा था। हम लगभग मर ही गए थे, लेकिन इनाम इसके लायक था। सिर्फ एक ही दिन में हमने लेवल 15 से लेकर लेवल 40 से ऊपर तक की म्यूटेंट बीस्ट्स को मार गिराया था। एमिंग का सामान्य आकार अब 58 मीटर तक पहुंच गया था। उसके सभी आंकड़े 58 पॉइंट्स बढ़ चुके थे और वे सभी 300 से ऊपर पहुंच चुके थे। अगर अब हमें फिर से उस हॉर्न्ड वाइल्ड बफेलो का सामना करना पड़े तो हम उसे करीब 10 मिनट में खत्म कर सकते हैं। और जहां तक हमारे पास पड़ी इन लेवल 42 की 2 बीस्ट्स की बात है, ये पूरी तरह एक तरफा जीत थी। एवोल्यूशन वैल्यू भी 195 पॉइंट्स बढ़ चुकी थी। अगली एवोल्यूशन के लिए अब सिर्फ 1020 पॉइंट्स बाकी थे। जब मुझे वापस बेस की तरफ आते देखा गया तो वहां मौजूद हर व्यक्ति ने राहत की सांस ली। एक ऑफिसर ने मुश्किल से निगलते हुए आश्चर्य से कहा, यह बहुत डरावना है। सिर्फ एक दिन में उसने लेवल 40 या उससे ऊपर की 15 म्यूटेंट बीस्ट्स मार डाली। अगर इसे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में बदलें तो यह 2000 से भी ज्यादा होना चाहिए। नहीं, यह सुनते ही सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। इस समय हमारी बेस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स वाले छात्र के पास सिर्फ 700 पॉइंट्स हैं, और वह भी एकेडमी से है। उसका नाम किंग कॉन्ग है, 4थे साल का एक मॉडल छात्र जो 3 साल पहले विंटर लॉरेट बना था। यांग शाओ ने पूछा, और बाकी बेसिस का क्या हाल है? ऑफिसर ने तेजी से स्क्रीन पर उंगलियां चलाते हुए जवाब दिया, लुओशियांग बेस में जहां बेलोन और कई दूसरी अकादमियों हैं, वहां किसी कैडेट का सबसे ज्यादा स्कोर 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स है। उसके बाद दक्षिण की एकेडमी 890 पॉइंट्स के साथ है और पश्चिम की क्विंटियन एकेडमी 850 पॉइंट्स के साथ। इस म्यूटेंट बीस्ट क्लीनिंग ऑपरेशन में 100 से ज्यादा एकेडमीज हिस्सा ले रही हैं और वे करीब 10 मिलिट्री बेसिस में फैली हुई हैं। शुरुआत सबसे विशाल पर्वत श्रृंखला से की गई है, जहां सबसे ज्यादा म्यूटेंट बीस्ट्स रहती हैं। उसके बाद आसपास के इलाकों को साफ किया जाएगा। यह ऑपरेशन शायद कई महीनों तक चलेगा, शायद उससे भी ज्यादा, जब तक म्यूटेंट बीस्ट्स की संख्या इतनी कम न हो जाए कि वे शहरों के लिए खतरा न बने। यांग शाओ ने भौहें सिकोड़ लीं और पूछा, अंतर इतना ज्यादा कैसे हो गया? ऑफिसर ने आगे कहा, सिर्फ पहले स्थान का स्कोर ही अलग नहीं है। लुओक्सियांग बेस पूरी सफाई की प्रगति में भी बहुत आगे है। बेलोन एकेडमी हर साल शीर्ष में रहती है, इसलिए ज्यादातर लोग वहीं दाखिला लेना पसंद करते हैं। और इस साल कई असाधारण प्रतिभाएं और जीनियस फाइटर्स सामने आए हैं, इसलिए उनकी प्रतिस्पर्धा और भी ज्यादा भयंकर है। हर कोई पूरी ताकत लगा रहा है, कोई पीछे नहीं रहना चाहता। लेकिन यह अच्छी बात है, जितनी जल्दी वे सफाई पूरी करेंगे उतनी जल्दी वे पीछे रह गई बेसिस की मदद कर पाएंगे। हमारी 5 बेसिस तो टॉप एकेडमीज के नियंत्रण में हैं, लेकिन बाकी 3 बेसिस की स्थिति काफी चिंताजनक है। वहां लेवल 20 या उससे ऊपर की म्यूटेंट बीस्ट्स की संख्या लगभग कम ही नहीं हुई है। यंग शाओ ने सिर हिलाया और कहा, इसीलिए हमें तेजी से काम करना होगा ताकि जल्द से जल्द दूसरी बेसिस की मदद की जा सके। जब मैं रैली पॉइंट पर पहुंचा तब रात के 2:30 बजे थे। सड़कें अभी भी रोशनी से भरी हुई थीं। बहुत से कैडेट्स अपने आर्मर्ड व्हीकल्स से लाई गई म्यूटेंट बीस्ट्स को काटकर खुले में बारबेक्यू बना रहे थे। जैसे ही मैंने अपना मिशन वैलिडेट कराया,
मेरी रैंकिंग अचानक तेजी से बढ़ गई और मैं 1245वें स्थान से सीधे 10वें स्थान पर पहुंच गया। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं मुड़ा और सीधे डॉर्मेटोरी लौट आया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, फेंग वाई तुरंत मेरी तरफ दौड़ा और मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे मैं कोई मॉन्स्टर हूं। उसने कहा, सच बता शेनलिन, क्या तुम कोई म्यूटेंट बीस्ट हो जो इंसान का रूप लेकर घूम रही है? इतनी तेजी से ताकत बढ़ना बिल्कुल पागलपन है। मैं बस मुस्कुराकर चुप रहा और कुर्सी पर बैठ गया। फेंकवाई मेरे पास बैठते हुए बोला, अभी एकेडमी के फोरम पर पूरी तरह हंगामा मचा हुआ है। सब लोग इतने हैरान हैं कि उन्हें लगता है कोई सीनियर तुम्हारी चुपके से मदद कर रहा है और वे इस तरह के व्यवहार की कड़ी निंदा कर रहे हैं। पहले जब तुमने 3rd रैंक मिशन पूरा करके बिना कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के सीधे रिजल्ट पाया था, तब थोड़ी शक की गुंजाइश थी। लेकिन अब लगभग हर कोई तुम्हें शक की नजर से देख रहा है। उन्हें यह सब बहुत संदिग्ध लग रहा है। और अब बेचारा किंग कांग भी मुसीबत में फंस गया है। वही मुख्य संदिग्ध बन गया है और बहुत लोग उसी पर उंगली उठा रहे हैं। मैंने जिज्ञासा से पूछा, क्यों? उसी समय मेरे स्मार्ट ब्रेसलेट पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट दिखाई दी। ये किंग कॉन्ग की थी, वही सीनियर जिस पर गलत आरोप लगाया जा रहा था कि वह मुझे पॉइंट्स दिला रहा है। मैंने तुरंत रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया, किंग कांग ने सिर्फ एक वाक्य भेजा, YXI का लेवल 52 जायंट ड्रैगन दिलचस्पी है? उस संदेश को पढ़ते ही मैंने जवाब दिया, मुझे सिर्फ उसका लाइफ क्रिस्टल और जायंट रॉक चाहिए। ड्रैगन का शव और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तुम रख लेना। जगह और समय तय करने के बाद मैं अगले दिन सुबह बेस के मुख्य द्वार के सामने पहुंचा। किंग कॉन्ग ने हाथ हिलाकर इशारा किया। उसके पास खड़ी एक खूबसूरत लड़की की आंखें चमक उठी और उसने कहा, हेलो, मेरा नाम वाई केकी है और वह दूसरा लड़का वांग्याओ है। मैंने सिर हिलाया और हम चारों आर्मर्ड व्हीकल में बैठकर पहाड़ों की ओर निकल पड़े। रास्ते में किंग कांग ने समझाया, जूलियन लॉन्ग के अंदर वांग जी की रक्त रेखा का थोड़ा अंश है। हमें उसके असली टैलेंट्स का पता नहीं है, इसलिए उससे लड़ते समय बेहद सावधान रहना होगा। जब समय आएगा तो मैं और वांग्याओ सामने से हमला करेंगे। K11, तुम दूर से बफ्स और हीलिंग संभालना। चनलिन, तुम्हारी इन्वोकेशन की कॉम्बैट पावर कितनी है? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, जूलियन लॉन्ग का सामना करना कोई समस्या नहीं होगी। यह सुनते ही बाकी तीनों की आंखें चमक उठीं। उन्हें लगा कि उन्होंने मुझे टीम में चुनकर सही फैसला किया है। अगर मेरी ताकत सिर्फ लेवल 40 म्यूटेंट बीस्ट के बराबर होती तो इस लड़ाई में मेरी कोई खास उपयोगिता नहीं होती। लेकिन मुझे इतना आत्मविश्वास से बोलते देख वे आखिरकार निश्चिंत हो गए। करीब 200 किलोमीटर आर्मर्ड व्हीकल से सफर करने के बाद हम सब नीचे उतरे। किंग कॉन्ग रुका, फिर मुड़कर बोला, यहीं जूलियन लॉन्ग रहता है, मैं उसे बाहर खींचता हूं। सब लोग तैयार हो जाओ। मैंने शांत आवाज में कहा, जरूरत नहीं। फिर सिर्फ एक विचार के साथ 58 मीटर का एक विशाल काला भेड़िया प्रकट हो गया। उसकी डरावनी ताकत तुरंत चारों ओर फैल गई। उसकी भयानक दहाड़ कई किलोमीटर दूर तक गूंज उठी और आसपास की काउंटलेस म्यूटेंट बीस्ट्स डर कर भागने लगी। यह देखकर मेरे तीनों साथी पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उसी दाड़ की गूंज के साथ गुफा के भीतर गहराई में दो पीली आंखें अचानक खुलीं जो लालटेन की तरह चमक रही थीं। अगले ही पल एक डरावनी ताकत फूट पड़ी। आसमान चीरती एक दबदबे भरी गर्जना के साथ जूलियन लॉन्ग सामने आ गया। उसके हर कदम से जमीन लगातार कांप रही थी। उसका शरीर 500 मीटर से भी बड़ा था, पूरा पत्थर जैसे कठोर कवच से ढका हुआ, और उसके आसपास की दबाव भरी ताकत दिल को जकड़ लेने वाली थी। यह देखकर किंग कांग, वाई केक्सी और वांग्याओ के चेहरे गंभीर हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने इस मॉन्स्टर को कमांका था, लेकिन मेरा चेहरा बिल्कुल शांत रहा। मैंने मन ही मन हेमिंग से संपर्क किया। अगले ही पल वह तेजी से बढ़कर लगभग 500 मीटर लंबा विशाल बीस्ट बन गया। उसके शरीर से काली आग और सुनहरी बिजली निकलने लगी, जिससे उसकी मौजूदगी और भी डरावनी हो गई। यह दृश्य देखकर मेरे साथी गहराई से हिल गए। सामने खड़े जूलियन लॉन्ग की नजरों में तिरस्कार था। वह महसूस कर सकता था कि इस बीस्ट का जीवन स्तर उससे कम है। सिर्फ उसकी काली आग ही उसे थोड़ी सी खतरे की भावना दे रही थी। तभी हशिमिंग के चेहरे पर चुनौती भरी झलक उभरी। यह देखकर जूलियन लॉन्ग तुरंत पागल गुस्से में आ गया। उसने अपने आगे के पंजों से जमीन पर जोरदार प्रहार किया और जमीन से दर्जनों विशाल और नुकीले पत्थर के खंभे निकलकर सीधे हिमिक की ओर दौड़ पड़े। हिमिक हिला तक नहीं,
वह हमारे चारों के सामने खड़ा रहा। अपने मजबूत शरीर से उसने उस हमले को सीधा रोक लिया। फिर उसने काली रोशनी से चमकते पंजों से वार किया और पत्थर के खंभों को चकनाचूर कर दिया। उसी समय जूलियन लॉन्ग गरजते हुए दौड़ा और उसका 100 मीटर से भी बड़ा पंजा हवा को चीरता हुआ नीचे गिरा। हिमिक तेजी से किनारे हट गया और पलटकर एक पंजा मारा, लेकिन वह सिर्फ उसकी कुछ चट्टान जैसी परतें ही खुरच पाया। जूलियन लॉन्ग तुरंत मुड़ा और इस बार उसने हिमिक पर वार किया, लेकिन इस बार उसने अपनी जन्मजात शक्ति भी उस हमले में मिला दी। एक तेज पीली रोशनी चमकने लगी। एक पल में उसके पंजे का वजन भयानक रूप से बढ़ गया और वह पहाड़ की तरह गिरा। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि हवा तक फटती हुई महसूस हुई। हिमिक को बचा रही सुनहरी रोशनी ज्यादा देर टिक नहीं पाई और टूट गई। वह कई दर्जन मीटर दूर उछलकर गिरा और बड़ी मुश्किल से रुक पाया। लड़ाई एक पल में शुरू होते ही किंग कांग जोर से चिल्लाया कि 11 तुरंत ग्रुप बफ्स लगाओ और सारे इंडिविजुअल बफ्स सीधे शैनलिन की इन्वोकेशन पर केंद्रित करो। वह पूरी तरह गंभीर था। उसे समझ आ गया था कि जूलियन लॉन्ग उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेवल 52 की म्यूटेंट बीस्ट, ऊपर से वांगजी लाइनेज, यह ऐसा दुश्मन था जिसे वह खुद से कमजोर स्तर पर रहकर हरा ही नहीं सकता था। समान स्तर पर भी यह लड़ाई बेहद कठिन होती, लेकिन उसी समय वह हैरान भी था। लेवल 16 की इन्वोकेशन जो लेवल 52 म्यूटेंट बीस्ट का सामना कर रही थी, यानी 36 लेवल्स का अंतर, यह ताकत सच में डरावनी थी। कियोन ने तुरंत सिर हिलाया। उसके शरीर से चमकदार सुनहरी रोशनी निकलने लगी। 4 मार्शल लाइट सर्कल्स तीनों इंसानों और हशिमिंग के पैरों के नीचे प्रकट हुए और लगातार शक्ति भेजने लगे। इसके बाद सुनहरी रोशनी की कई परतें हैशिमिंग को ढकने लगीं और उसके चारों बेसिक एट्रीब्यूट्स एक पल में तेजी से बढ़ गए। यह देखकर वाई कैक्सी हैरान रह गई। अगर यही बफ्स किंग कांग पर लगे होते तो उसकी ताकत कम से कम 2 गुनी हो जाती, लेकिन इस इन्वोकेशन पर उनका असर उससे कहीं कम था। उसने मन ही मन सोचा, यह ताकत कितनी भयानक है। फिर भी वाई कैक्सी रुकी नहीं। एक विचार के साथ उसने अपनी जन्मजात शक्ति सक्रिय की, गॉडेस प्रोटेक्शन ऑफ हेवनली लॉ। छोटी सी इनकैंटेशन के बाद हवा में एक 2 हैंडेड सोर्ड प्रकट हुई। उसके ऊपर एक देवी की आकृति धीरे धीरे उभरी, जिसका चेहरा पूरी तरह शांत और दुनिया से अलग था। उसकी आंखें खुली और उसी क्षण एक भयानक दबाव चारों ओर फैल गया जो सब कुछ नष्ट कर सकता था। उसी समय मैंने भी चुपचाप एक रीइंफोर्समेंट स्पेल इस्तेमाल किया। इतने सारे बफ्स के एक साथ जुड़ने से हाइमिंग के आंकड़े सीधे 2000 तक पहुंच गए। इतनी बड़ी मैजिक एनर्जी के बहाव से उसकी काली आग और भी ज्यादा भड़क उठी। यहां तक कि 100 मीटर दूर खड़े लोग भी उसकी गर्मी साफ महसूस कर सकते थे। उसकी मैजिक पावर बढ़ने से काली आग और भी ज्यादा भड़क उठी। यहां तक कि 100 मीटर दूर खड़े किंग कॉन्ग और बाकी 2 लोग भी उस भयानक गर्मी को साफ महसूस कर सकते थे। ऐसा बदलाव देखकर तीनों के चेहरे बेहद गंभीर हो गए। तभी वह विशाल बीस्ट अचानक उनकी तरफ मुड़ा। शुमो पागल गुस्से में आ गया। किंग कांग का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत अपनी भारी बैटल ब्लेड निकाल ली और सीधे अपना टैलेंट इस्तेमाल कर दिया, अल्टीमेट ट्रांसेंडेंस। उसके पैरों के नीचे जमीन फट गई और उसकी परछाई बिजली की तरह उड़कर जूलियन लोन के सिर के ऊपर जा पहुंची। एक पल में उसने 10 से भी ज्यादा वार कर दिए, लेकिन उसकी खून जैसी चमकती तलवारें पत्थर जैसी उस रक्षा को खरोंच तक नहीं सकी। जूलियन लोन के लिए यह किसी गुदगुदी से ज्यादा नहीं था। किंग कांग ने तुरंत समझ लिया कि यह बेकार है। उसने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह जूलियन लोन के सिर से दूर जाने लगा, जूलियन लोन अचानक आसमान की ओर गिरजा। अगले ही पल एक पीली ताकत फूट पड़ी। वह 100 मीटर के दायरे में फैलकर एक फोर्स फील्ड बन गई। एक भयानक गुरुत्वाकर्षण सीधे किंग कांग पर टूट पड़ा और वह जोर से जमीन पर गिर गया। उठने की कोशिश करते हुए उसने ऊपर देखा तो एक विशाल पंजा उसकी तरफ गिर रहा था। वाई कैक्सी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत अपनी सारी रक्षा तकनीकें इस्तेमाल कर दी, लेकिन जो बैरियर उसने बनाया था वह कागज की तरह कमजोर था और एक पल भी टिके बिना टूट गया। किंग कांग के दिल में निराशा भर गई। अपनी फटती मांसपेशियों के दर्द को नजरअंदाज करते हुए उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह विशाल पंजा उसे कुचलने वाला था, एक काली छाया बिजली की तरह उनके सामने आ गिरी। टक्कर की ताकत से जूलियन लोन जोर से पीछे गिर पड़ा।
उस टक्कर से उठा झोंका किसी तूफान जैसा था। जब किंग कांग ने अपने सामने खड़े उस विशाल काले भेड़िए को देखा तो उसकी आंखों में कृतज्ञता भर गई। वह तुरंत गड्ढे से निकलकर अपनी पहले वाली जगह लौट गया। किंग कांग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं पता था कि जूलियन लोन के पास दूसरा टैलेंट भी है। उसकी कॉम्बैट पावर शायद लेवल 55 म्यूटेंट बीस्ट से भी ज्यादा हो सकती है। अब हम पूरी तरह बेकार हो गए हैं। और सोचो, तुम मेरी रिलायबिलिटी को लेकर चिंतित थे। अब 2 ही चालों में हालत उलट गई। अगर हाइमिंग न होता तो मैं निश्चित ही मर चुका होता। तभी पीला फोर्स फील्ड फिर से फैल गया। उस भयानक गुरुत्वाकर्षण के नीचे हीमिंग अचानक पूरी तरह जकड़ गया। किंग कांग चिंतित हो गया। वाई कैक्सी ने दांत भींच लिए। उसके गालों पर पसीने की बूंदें बह रही थीं क्योंकि वह अपनी पूरी ताकत लगाकर हाइमिंग को बफ्स और हीलिंग देता जा रहा था। उसने कहा, अगर यह काम नहीं करता तो हमें पीछे हट जाना चाहिए। इस मिशन को छोड़ देते हैं। मेरा चेहरा बिल्कुल शांत था। मैंने कहा, 1 किलोमीटर पीछे हट जाओ। हाइमिंग अब अपनी पूरी ताकत छोड़ने वाला है। यह सुनकर तीनों दंग रह गए। यानी अभी तक यह उसकी पूरी ताकत भी नहीं थी। लेकिन वे बस एक पल के लिए ही स्तब्ध रहे, फिर तुरंत मुड़कर बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गए। 30 सेकंड बाद जब वे 1 किलोमीटर दूर पहुंचे तो पीछे मुड़कर देखने लगे। तभी आसमान और जमीन के बीच एक भयानक दहाड़ गूंजी। डरावनी काली आग पागलों की तरह फूट पड़ी। 3 किलोमीटर के दायरे में उसकी विनाशकारी ताकत चरम पर पहुंच गई। कई किलोमीटर तक ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रलयकारी धुंध फैल गई हो। धीरे धीरे 1700 मीटर ऊंची एक डरावनी परछाई बनती दिखाई दी। उसे ऐसी भयानक ताकत निकल रही थी मानो वह हर चीज को निगल लेना चाहती हो। यह देखकर तीनों साथियों के चेहरे पीले पड़ गए और उनके दिलों में गहरी दहशत भर गई। वाई कैक्सी के तो पैर ही कांपने लगे। वह खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। वह साफ महसूस कर सकता था कि हेवनली लॉ गॉडेस जो हीमिंग की रक्षा कर रही थी, वह इस ताकत के सामने चूर चूर हो रही थी। उसके लिए यह ऐसा था जैसे वह अपने ही भगवान को एक थप्पड़ में नष्ट होते देख रहा हो। उसी समय जूलियन लोन की आंखों में भी गहरा डर दिखाई देने लगा। काली आग के बीच उसका शरीर जल रहा था और उसकी चट्टान जैसी परतें एक एक करके पिघल रही थीं। उसके शरीर से निकल रही पीली ताकत तुरंत निगल ली जा रही थी। उसका ग्रेविटी फील्ड भी पूरी तरह खत्म हो गया। उसने देखा कि हाशिमिंग फिर से उसे मजाक उड़ाने वाले भाव से देख रहा है। गुस्से में पागल होकर उसने जोर से गर्जना की और हमला कर दिया। उसका विशाल पंजा हवा को चीरता हुआ काली आग और पीली चमक के साथ नीचे गिरा। हेमिक अपनी जगह से हिला तक नहीं। वह डरावनी परछाई ने अपना हाथ उठाया। उसमें भयानक काली आग जमा हो गई। बिजली जैसी गति से उसने वार किया और टक्कर से काली और पीली ऊर्जा की भयानक लहर फैल गई। धमाका चारों दिशाओं में गूंज उठा। उसी पल जूलियन लोन को अपनी हथेली में असहनीय दर्द महसूस हुआ। उसकी मजबूत पनलिन डिफेंस सीधे उस काली आग वाले पंजे से भेद दी गई थी। वह भयानक गर्मी धीरे धीरे उसकी जिंदगी को जला रही थी। आखिरकार उसके दिल में डर भर गया। उसने पूरी ताकत से अपना टैलेंट इस्तेमाल किया और अचानक घूमकर अपनी 100 मीटर लंबी पूंछ को घुमाया। हवा सीटी बजाती हुई फट गई। हाइमिंग हल्का सा उछला और उस हमले से बच गया। फिर सीधे जूलियन लोन के सामने उतर गया। उसका शक्तिशाली पंजा फिर नीचे गिरा। जूलियन लोन निराशा में चीख उठा। वह हमेशा अपनी मजबूत रक्षा पर भरोसा करके दूसरों को दबाता आया था और शायद ही कभी घायल हुआ था। लेकिन अब वह मौत के किनारे खड़ा था। उसकी ताकत और रक्षा चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसकी गति धीमी थी और उसकी चाल भारी थी। इसके विपरीत हेमिक अपनी विशाल परछाई की बढ़ी हुई पहुंच के कारण उसे दूरी से लगातार मार रहा था। उसे वहीं खड़ा रहने पर मजबूर कर रहा था जहां वह गुस्से में पागल होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। करीब आधे घंटे की लड़ाई के बाद जूलियन लोन मुश्किल से अपने 4 पैरों पर खड़ा था। उसकी जिंदगी लगभग खत्म हो चुकी थी और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। हेमिंग बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी आंखों में सिर्फ लालच चमक रहा था। काली आग उबल रही थी। उसने अपना पंजा उठाया और अंतिम वार किया। जूलियन लॉन ने आखिरी बार गर्जना की। हार मानने से इनकार करते हुए उसका विशाल शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा और उसी पल काली आग ने उसे पूरी तरह निगल लिया। उसी समय एक ड्रोन तेजी से उस इलाके के ऊपर उड़ता हुआ आया।
कमांड पोस्ट में बैठे सभी लोगों ने जमीन पर फैले उस प्रलय जैसे दृश्य को देखा और हर कोई स्तब्ध रह गया। यांग जाओ की नजर उस विशाल काले भेड़िए पर टिक गई जो अब भी खड़ा था। जूलियन लोन का कोई निशान नहीं था, इसलिए वह तुरंत समझ गया कि लड़ाई का नतीजा क्या हुआ। उसने गहरी सांस ली और कहा, यह कमाल है, ये लड़का मुझे और कितनी हैरानियां देने वाला है। पहली बार उसने 2 बड़े स्तर पार किए थे जो मानव सीमा मानी जाती है। फिर उसने 3 स्तर पार करके 3 हेडेड स्नेक को हराया और अब उसने लेवल 16 की ताकत से लेवल 52 रॉयल ब्लड म्यूटेंट बीस्ट को हरा दिया, यानी 4 बड़े स्तर का अंतर पार कर लिया। यांग श्याओ को एक 100% यकीन था कि वाई क्लैन का असली निशाना शेनलिन ही है। वह हल्का सा हंसा और बोला, अच्छा, बहुत अच्छा। जिस जाल से बड़े शिकार को पकड़ना है उसे और भी मजबूत करना होगा। कल चेनलिन ने जिस 3 सिर वाले मॉन्स्टर को मारा था, उस लड़ाई की रिकॉर्डिंग लेकर एकेडमी के कॉमन फोरम पर डाल दो। सबको पता चलना चाहिए कि हमारी अशिया अकेडमी ने कैसा मॉन्स्टर पैदा किया है। यह सुनते ही सबके चेहरों पर उत्साह आ गया। उसी समय किंग कॉन्ग और बाकी 2 लोग वापस अपनी जगह लौट आए। वाई कैक्सी ने प्रशंसा से कहा, चेनलिन जूनियर, तुम्हारी इन्वोकेशन सच में बहुत डरावनी है। वांग्याओ और किंग कॉन्ग ने भी सिर हिलाया। किंग कॉन्ग ने हंसते हुए कहा, दूसरी एकेडमीज में सब कहते हैं कि मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूं, लेकिन सच में तो तुम ही मुझे गाइड कर रहे हो। इस बार तो ना मैं और न ही वांग्याओ सच में लड़ाई में शामिल हुए। कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तुम और केकी बांट लो। मैंने सिर हिलाया और कहा, नहीं, जैसा पहले तय हुआ था वैसा ही रहेगा। मैं अभी भी लेवल 50 म्यूटेंट बीस्ट्स का शिकार जारी रखना चाहता हूं। क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? जुयंट लोंगसी और उसकी लाइफ एसेंस को खाने के बाद हेमिंग की एवोल्यूशन गेज सीधे 150 पॉइंट्स बढ़ गई थी, जो लेवल 40 म्यूटेंट बीस्ट से मिलने वाले पॉइंट से लगभग 10 गुना ज्यादा था। अगर हम कुछ और ऐसी बीस्ट्स मार लें तो शायद वह फिर से इवॉल्व कर सके। यह सुनते ही किंग कॉन्ग की आंखें चमक उठीं और उसने खुशी खुशी हां कर दी। वाईकेकी का सपोर्ट इस टीम में बहुत जरूरी था। इसके बाद हम तीनों ने आसपास के इलाके में लेवल 50 से 54 की म्यूटेंट बीस्ट्स को साफ करना शुरू कर दिया। देर रात मैंने देखा कि हाइमिंग की एवोल्यूशन गेज पूरी भर चुकी है, इसलिए मैंने दोनों को वापस लौटने के लिए बुला लिया। उसी समय कमांड पोस्ट में मौजूद लोग हैरानी से भरे हुए थे। एक ऑफिसर बोला, सिर्फ एक दिन में इन्होंने लेवल 50 या उससे ऊपर की 11 म्यूटेंट बीस्ट्स मार दी। यह तो इंस्ट्रक्टर्स से भी तेज है। किसी ने जवाब दिया, पूरी बिलियन माउंटेन रेंज में कुल मिलाकर 1000 से थोड़ा ज्यादा लेवल 50 प्लस म्यूटेंट बीस्ट्स हैं। अगर यही रफ्तार रही तो 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय में सब साफ हो जाएगा। यांग श्याओ ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और बोला, ये लेवल 50 म्यूटेंट बीस्ट्स शहरों के लिए छिपा हुआ खतरा है। जब इन्हें खत्म कर दिया जाएगा तो उससे भी ज्यादा ताकतवर जायंट स्पिरिट बीस्ट्स इतनी आसानी से हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगी। उसी रात मैं डोरमेट्री लौटा, स्पेशल टर्मिनल निकाला और अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स इस्तेमाल करके स्टोन टाइप लाइफ क्रिस्टल लेवल 2 मंगाया। फ्रंट लाइन पर कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की कीमत स्कूल क्रेडिट से भी ज्यादा होती है, क्योंकि यही असली एक्सचेंज सिस्टम है और इन्हें सिर्फ मानव जाति के लिए योगदान देकर ही पाया जा सकता है। थोड़ी ही देर में लाइफ क्रिस्टल पहुंच गया। मैंने लॉकर खोला और अंगूठे जितने छोटे क्रिस्टल्स अपनी हथेली में उठा लिए। अगले ही पल वे फट गए और काउंटलेस चमकते फ्रैगमेंट्स बनकर मेरे शरीर में समा गए। मेरा लेवल तेजी से बढ़कर लेवल 20 हो गया। मैंने अपनी पर्सनल इंटरफेस पर सेकंड अवेकनिंग की नोटिफिकेशन देखी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे कंफर्म कर दिया। अचानक एक तेज सफेद रोशनी चमकी और मेरी आंखें कुछ पल के लिए अंधी हो गईं। जब मेरी नजर साफ हुई तो मैं खुद को एक विशाल मैदान में खड़ा पाया। मेरे सामने एक ट्रांसपेरेंट विंडो दिखाई दी। कोऑर्डिनेट 00996। यह एक ऐसा वर्ल्ड था जिस पर एडो रेस ने कब्जा कर लिया था। उनका मकसद सिर्फ फैलना और अपनी संख्या बढ़ाना था। मिशन लिखा था, एडो को खत्म करो। पार्टिसिपेंट्स 1, टाइम लिमिट 24 घंटे, वापसी का कोई तरीका नहीं। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। एडू उन एलियन रेस में से एक थे जो मानव जाति पर हमला करते हैं और अब भी उनके पास इतनी ताकत है कि वे दूसरे वर्ल्ड्स पर भी कब्जा कर रहे हैं। मेरा चेहरा सख्त हो गया। कुछ देर बाद मैं एक ऊंची चट्टान के किनारे पहुंचा। नीचे एक विशाल प्लांटेशन के पास 2 मीटर से भी ऊंचे ग्रे रंग के क्रीचर्स खड़े थे। ये एडू थे।
दो पैरों पर चलने वाले, जिनके सिर पर भी एक अजीब उभरा हुआ हिस्सा था और उनकी आंखों में घमंड भरा हुआ था। वे कुछ इंसानों को पकड़कर उनका खून बहाने पर मजबूर कर रहे थे ताकि पास लगे काले पेड़ों को खिला सकें जिन पर खून जैसे लाल फल लगे थे। ये देखकर मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठा। एक चमकदार रोशनी निकली और मेरी कॉम्बैट आर्मर पूरे शरीर पर फैल गई। मैंने जमीन पर जोर से पैर मारा और एक 100 मीटर ऊंची चट्टान से छलांग लगा दी। नीचे दो एडो आपस में बात कर रहे थे कि अचानक उनके पीछे जोरदार धमाका हुआ। वे हैरानी से मुड़े और धूल के बादल के बीच एक सिल्वर आर्मर्ड फिगर को अपनी तरफ आते देखा। एक पल में मैं उनके सामने पहुंच गया। मेरी आर्मर से ढकी मुट्ठी एक सफेद शॉकवेव के साथ एक इटाओ के चेहरे पर जा लगी। उसकी नाक की हड्डी टूट गई और चेहरा दरारों से भर गया। वह तोप के गोले की तरह कई दर्जन मीटर दूर जा गिरा और जमीन पर जोर से टकराया। उसे भारी कंकशन हो गया। अगर उसका शरीर मजबूत न होता तो उसका सिर वहीं फट जाता। दूसरा एदू डर से पीछे हट गया। उसने काली ऊर्जा से एक लंबा स्पीयर बना लिया और मेरी तरफ दौड़ा, लेकिन मैंने बिना पीछे हटे उसकी स्पीयर की नोक पकड़कर उसे चूर चूर कर दिया। डरकर वह अपने साथियों को बुलाने लगा, लेकिन मैं उससे तेज था। मैंने अपनी कॉम्बैट सोर्ड निकाली और एक ही वार में उसे बीच से दो टुकड़ों में काट दिया। उसका ग्रे खून मेरी आर्मर पर फैल गया। अब सारे एडू सच में रिएक्ट कर चुके थे। उनकी डरावनी आंखें गुस्से से मुझे घूर रही थीं। मुझे जरा भी डर नहीं लगा। मेरी सोर्ड धीरे धीरे बदलकर 3 मीटर लंबा भारी ब्लेड बन गई। उसका वजन इतना डरावना था कि हर स्विंग पर हवा चीखने लगी। मैं एक छाया की तरह आगे बढ़ा और एक पल में दूसरे एडो के सामने पहुंच गया। उसने शील्ड उठाकर बचने की कोशिश की, लेकिन वह जोर से उछलकर चट्टान की दीवार में जा धंसा। वह पत्थरों से निकलकर खड़ा हुआ और मुझे गंभीर नजरों से देखने लगा। उसकी ताकत और स्पीड मुझसे कम थी, जबकि वह थर्ड सर्कल एडाओ वॉरियर था। लेकिन उसे याद आया कि प्लांटेशन में उसके जैसे 80 और एडाऊ मौजूद हैं, इसलिए जिंटी क्रूर मुस्कान के साथ बोला, सब मिलकर इसे टुकड़ों में फाड़ दो और ब्लड ट्रीज को खिला दो। सारे एडोऊ गरज उठे और काली ऊर्जा छोड़ने लगे। हवा एक घिनौनी ताकत से भर गई, लेकिन इसका मुंह पर कोई असर नहीं हुआ। मेरे शरीर में ताकत फट पड़ी। मैंने जंग ब्लेड को घुमाया और वह हवा को चीरते हुए आगे बढ़ा। पास के दो एडू के सिर उसी पल फट गए। बाकी एडू डर गए, लेकिन मैं रुका नहीं। मेरे 220 स्ट्रेंथ पॉइंट्स और 13 टन भारी जंग वेपन के साथ मैं उनके बीच रास्ता बनाता चला गया। एक एक करके एडू के शरीर टुकड़ों में गिरने लगे और अब जिंटी के चेहरे पर सच में घबराहट दिखाई देने लगी। उसने अपनी डार्क पावर का इस्तेमाल करके काली एनर्जी चेन्स बना दी और चिल्लाया, जल्दी सब मिलकर इसे काबू करो। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, जिंते को चेन्स के दूसरे सिरे से एक जोरदार झटका महसूस हुआ और उसका शरीर बेकाबू होकर आगे की तरफ खिंच गया। उसी पल भयानक छंग वेपन उसके ऊपर गिरा। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने घबरा कर अपना टैलेंट एक्टिवेट किया। उसकी त्वचा फट गई और उसकी जगह काली कठोर केराटिन आर्मर उभर आई, लेकिन फिर भी जैंग ने उसे बीच से दो टुकड़ों में काट दिया। अपने भाई की भयानक मौत देखकर जिंटा तुरंत मुड़ा और रॉयल सिटी की तरफ भागने लगा। मैंने तुरंत अपने जंग वेपन को वॉर स्पीयर में बदल दिया। उसे झिंगता की तरफ निशाना बनाया, अपने हाथ की मांसपेशियां कस लीं और पूरी ताकत से भाला फेंक दिया। स्पीयर उसके शरीर को आर पार करते हुए गया और उसी पल उसका सिर फटकर बिखर गया। बाकी बचे एडो जोर जोर से चिल्लाने लगे, इसके पास अब हथियार नहीं है, सब मिलकर हमला करो। लेकिन उनकी आवाज खत्म होने से पहले ही मैंने दौड़कर पहले हमलावर का सिर एक ही पंच से तोड़ दिया। अब असली क्लोज कॉम्बैट शुरू हो चुका था। हर पंच के साथ एक सफेद शॉकवेव निकलती थी। थोड़े ही समय में सभी 80 एदाओ पूरी तरह खत्म हो गए। जब मैं अपनी स्पीयर उठाने ही वाला था, तभी आसमान में अचानक एक चीज दिखाई दी। रून जैसे ग्रे पैटर्न से बना एक विशाल ग्रे आए। मैंने सिर उठाकर उस विशाल आंख को देखा और सोचा, लगता है मुझे ढूंढ लिया गया है। मैंने गहरी सांस ली और सिर्फ एक विचार के साथ हाइमिंग को समन कर दिया। उसका शरीर 100 मीटर से भी बड़ा था और उसके चारों तरफ भयानक और हिंसक औरा फैल रही थी। उसी समय दूर से एडाओ आर्मी का एक बड़ा दल तेजी से आ रहा था। सावधानी के लिए मैंने तुरंत हाइमिंग की एवोल्यूशन कंफर्म कर दी।
जैसे ही मैंने क्लिक किया, उसके शरीर के सबसे गहरे हिस्से में मौजूद ओरिजिन पावर मैट्रिक्स अचानक जाग उठी और भयानक एनर्जी वेव्स पूरे शरीर में दौड़ गईं। फिर वे एक काले प्रकाश के स्तंभ में बदल गईं जो सीधे बादलों को चीरते हुए आसमान में उठ गया। वह ग्रे आई उसी पल चकनाचूर हो गया। ऐसा लगा मानो आसमान और धरती दोनों कांप उठे हों। हाइमिंग ने सिर पीछे झटका और जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज के साथ एक भयानक टायरेंट ऑरा चारों तरफ फैल गई और उसकी दहाड़ हजारों मीटर दूर तक गूंज उठी। उसी समय नोटिफिकेशन आया, बधाई हो, आपकी इन्वोकेशन हाइमिंग ने नई स्किल प्राप्त की है, एब्सोल्यूट करेज। बधाई हो, आपकी इन्वोकेशन हाइमिंग ने नया टैलेंट प्राप्त किया है, इमिनेंट डेथ। उसके सभी एट्रीब्यूट्स 90 पॉइंट्स बढ़ गए। मैंने राहत की सांस ली। ये एक और बड़ी और पूरी इंप्रूवमेंट थी। सबसे ज्यादा प्रभावशाली उसकी फ्लेम्स की मास्टरी थी, जो अब सेलेस्टियल फ्लेम में इवॉल्व हो चुकी थी। 3 तरह की शक्तियों के फ्यूजन के बाद अब वह अपना डोमेन भी बना सकता था। जहां तक इमिनेंट डेथ टैलेंट की बात थी, भले ही मैंने इसे अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन ऐसा टैलेंट कमजोर नहीं हो सकता। तभी अचानक आसमान में फिर से अजीब पैटर्न्स बनने लगे और वही विशाल ग्रे आई दोबारा दिखाई दिया। उसके तुरंत बाद होराइजन से इडाउ आर्मी तेजी से हमला करते हुए आगे बढ़ी। सबसे आगे खड़े 10 इडाउ वॉरियर्स सभी लेवल 55 के थे। लेवल 20 क्लास चेंज डंजन के लिए इतना खतरनाक डिफिकल्टी पूरी मानव इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। मेरे मन में एक विचार आया। मेरी वॉर स्पीयर तुरंत बदलकर कॉम्बैट आर्मर बन गई और मैंने ठंडे स्वर में कहा, हाइमिंग, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। जैसे ही मैंने ये कहा, हाइमिंग का शरीर तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही पलों में वह एक भयानक काले मॉन्स्टर में बदल गया, जिसकी ऊंचाई लगभग 550 मीटर और लंबाई 1000 मीटर से भी ज्यादा थी। उसके पूरे शरीर से काली विशाल फ्लेम्स निकल रही थीं। उसकी गहरी नीली वर्टिकल प्यूपल्स अब ग्रे हो चुकी थीं और उससे निकलती मौत जैसी ऑरा किसी भी जीव के खून को जमा देने के लिए काफी थी। उसकी भयानक दहाड़ 10 किलोमीटर दूर तक गूंज उठी। इस डरावने दबाव के नीचे सभी एड़ो वहीं जड़ हो गए। उनके दिलों में गहरा डर भर गया, क्योंकि वे उन भयानक फ्लेम्स को देख रहे थे जो हिमिक के शरीर को घेर रही थी। कई किलोमीटर दूर खड़े होने के बावजूद उन्हें जलती हुई गर्मी महसूस हो रही थी। उसके इतने विशाल शरीर के नीचे उसका सिर्फ एक कदम ही सैकड़ों मीटर जमीन को ढक लेता था। उसी एक कदम ने 5 रिंग डीमंस को तुरंत सतर्क कर दिया। अचानक हिमिग ने अपनी ताकत छोड़ दी। जमीन सैकड़ों मीटर तक फट गई और उसकी स्पीड और पावर तेजी से बढ़ गई। आसमान और धरती की ऊर्जा को खींचते हुए उसकी परछाई एक पल में डीमन आर्मी के बीच प्रकट हो गई। उसकी ग्रे आंखें ठंडे भाव से उन्हें घूर रही थीं। उसने अपना विशाल पंजा उठाया और उनके ऊपर पटक दिया। एक विशाल शैडो नीचे गिरी। उस भयानक दबाव के नीचे कई डीमंस कुचलकर मांस के ढेर बन गए और तुरंत काली फ्लेम्स ने उन्हें निगल लिया। यह दृश्य देखकर उनका लीडर लीली तुरंत चिल्लाया, उस मॉन्स्टर को छोड़ो, उस इंसान को मारो। जब उसने देखा कि सभी डीमंस मुझे घेरने के लिए घूम रहे हैं, तो हिमिक की नजर बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उसने तुरंत अपना पंजा फिर से नीचे पटका। एक भयानक गर्जना के साथ उसके पूरे काले शरीर से फ्लेम्स का विस्फोट हुआ, जो हजारों मीटर तक फैल गया और रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गया। काउंटलेस डीमंस डर से कांप उठे। उन्हें सिर्फ जलने का दर्द ही नहीं हो रहा था, बल्कि उनकी लाइफ एसेंस भी तेजी से खत्म हो रही थी। कुछ ही सेकंड में कमजोर डीमंस पूरी तरह राख बन गए। यह देखकर लियाली चिल्लाया, धत्त, ये कैसी ताकत है? ये सीधे लाइफ एसेंस जला सकती है। लाइफ एसेंस ही असल में जीवन काल होता है और एक बार खत्म हो जाए तो उसे वापस पाना बेहद मुश्किल होता है। उसने जल्दी से आदेश दिया, जल्दी हमला करो। अगर यह चलता रहा तो जीतने के बाद भी हमारे पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचेगा। एक 5 रिंग डीमन ने सिर हिलाया और तुरंत कई तरह के हथियार निकाल लिए। सभी ने अपनी सबसे ताकतवर अटैक्स छोड़ी, लेकिन जब वे हाइमिंग से टकराई तो उसके शरीर के चारों तरफ एक गोल्डन लाइट चमक उठी जो इनविंसिबल ऑरा फैला रही थी और सभी अटैक्स वहीं रुक गई। लियाली ने दांत पीसते हुए कहा, इसकी डिफेंस इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? उसी समय हिमिंग का विशाल पंजा फिर से गिरा, मानो पूरी पहाड़ों की श्रृंखला उनके ऊपर गिर रही हो। तभी
लीली की पीठ से काले पंख निकल आए जो तेज तलवार जैसे दिख रहे थे, और वह तेजी से आसमान में उड़ गया। लेकिन अचानक उसके मन में अनंत डर भर गया, क्योंकि अंधेरे में एक निर्दयी नजर उसे घूर रही थी, मौत से भरी हुई नजर। और उसी पल लीली का शरीर हवा में ही जमकर स्थिर हो गया।